लोग फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक नंबर 1 आज डिस्कस होगा और जिसका नाम है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने से पहले मैं बता दूं कि ये न केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर के पहले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि किसी भी परीक्षा जो यूपी SSSC, वनडे की एग्ज़ाम्स, UPPSC में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस इससे इतर इस टॉपिक से बहुत कम बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे मैं दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए इसको केवल आप ये मान के मत चलिएगा कि ये मेरे सिलेबस में है इसलिए मुझे पढ़ना है। ये मान के चलिए कि इसे भविष्य में मुझे किसी भी परीक्षा में कभी न कभी सामना इन प्रश्नों का करना ही करना है। तो जो मैंने फॉर्मेट किया है, मैंने पहले पॉइंटिंग करके कई सारे बिंदु इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है उसको लिख दिया है। फिर इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैंने प्रस्तुत किया है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम और उस पर भी रहेंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां मिलेंगे आपको। तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। मुगल शासक तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। अगर हम बात करें तो ये जानिए कि जो मुगल शासक भारत में आए थे वो तुर्कों की किस शाखा से संबंधित थे। ये चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर दूसरे पुत्र के नाम पर पड़ा था, वो प्रश्न वो नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि ये तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। जो भी मुगल भारत में आए वो चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। बाबर का पूरा नाम कई बार पूछा है, तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके उपरांत बाबर का जन्म की डेट कई बार पूछा जाता है, तो बाबर की जन्म की डेट याद रखिए 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो फरगना में हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। 14 फरवरी की डेट तो आप सबको याद ही होगी। ध्यान रखिए कि बाबर का जन्म की डेट ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 में ये फरगना की गद्दी पर बैठता है। हालांकि वहाँ कई सारी परेशानियों को झेलता है। बाबर को यह भी कहा जाता है कि इसने अपने जीवन में जिस संघर्ष को जिया है शायद ही किसी मुगल बादशाह ने उस संघर्ष को जिया है। निश्चित रूप से भारत में अगर मुगल सत्ता की स्थापना बाबर नहीं करता तो कोई नहीं कर पाता, यह भी सही है, क्योंकि बाबर निरंतर एक कुशल सेना नायक के रूप में जाना जाता है। 1504 में उसने काबुल की विजय की, 1507 में कंधार की विजय की और संभवतः इसी समय उसने मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 से 26 तक लगभग 5 बार वह भारत पर आक्रमण करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो आपका सिलेबस में भी शुरुआत हो ही जा रही है। कुछ बैकग्राउंड था ये, उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड 1526 से 1700 जो 39 तक का समय है उससे रिलेटेड इसी समय इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और जिसमें उसका साथ पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने दिया था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इब्राहिम लोदी किसने बाबर को आक्रमण किया। तो सबसे पहले यदि आलम खां उस ऑप्शन में रहता है तो आप आलम खां को टिक करेंगे, नहीं तो दौलत खां अगर रहता है तो दौलत खां को भी टिक कर सकते हैं। तो ये दोनों थे। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी इनको निमंत्रण दिया था। कई जगह इसका भी जिक्र आता है। तो इस दौलत खां ने अपने पुत्र, जो दौलत खां था पंजाब का गवर्नर, उसने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा था ताकि वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसे आमंत्रित कर सके। और यही मैं जो बता रहा था कि राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था बाबर को। ध्यान दीजिए, बाबर का जो यह समय है ये काफी कठिन
उत्तम दौर से बाबर गुजर रहा था। काबुल और कंधार पर उसके कब्जा तो हो गया था, परंतु वहाँ के स्थानीय विरोध को उसको झेलना पड़ रहा था, और साथ ही फरगना में उसका नियंत्रण चला गया था। तो बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वह भारत जैसी भूमि पर आक्रमण न करे। इन सब परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हमको ये पता चलता है कि बाबर को इन सारी परिस्थितियों ने प्रेरित किया कि वह भारत पर आक्रमण करे, और साथ ही साथ उसकी मजबूरी थी भारत पर आक्रमण करना। इसमें कई सारी कहानियां आती है कि बाबर को बचपन में ही उसके पिता ने और उसके ने अपने दादा से सुनी हुई कहानियों को बताया था कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। इन सारी चीज़ों से वो प्रेरित हो रहा था कि भारत की तरफ हमें आक्रमण करना चाहिए। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का सुंदर वातावरण, पर्यावरण, इससे वो बहुत आकर्षित हो रहा था कि हमको इस जगह जाना चाहिए। 21 अप्रैल 1526 का वो दिन था जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो रहा है। लोदी वंश का अंतिम शासक था, प्रथम अफगान साम्राज्य का यूं कहें कि अंतिम शासक था, जिसमें बाबर की जीत होती है। और लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यु रण क्षेत्र में हुई है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल बादशाह की नींव रखी, और इसी समय उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। ध्यान दीजिए, इसी समय उसने आपको बादशाह घोषित किया। यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर संख्या में बाबर की सेना बहुत कम थी, इब्राहिम लोदी की सेना काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बाबर की विजय होती है। जब भी भारत में इस तरह की विजय हुई हैं, निश्चित रूप से जो आक्रमणकारी रहे हैं वो कहीं न कहीं हमसे तकनीक में श्रेष्ठ रहे हैं, इसलिए वो जीते हैं। यहाँ भी बाबर ने तुलुगनामा पद्धति के द्वारा, युद्ध नीति के द्वारा भारत में जीत प्राप्त की। एक विशेष प्रकार की युद्ध नीति थी जो इसने अपने जो मध्य एशिया में जो युद्ध निरंतर लड़ा था उससे उसने प्राप्त की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में सफलता का मुख्य कारण, कई मुख्य कारण है जिसमें बाबर का कुशल सेनापतित्व है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुख्य कारण इसका तोपखाना था, विशाल तोपखाना, जिसका नेतृत्व कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था। उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति ने किया था। इस तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। यहाँ तक कि बारूद का प्रयोग का भी प्रश्न आता है, तो बारूद का प्रयोग मैं बाद में बताऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा कि वो भेरा के युद्ध में संभवतः पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था, लेकिन तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। मुस्तफा और ये अली कुली, उस्ताद अली कुली, ये दो प्रमुख इसके सेना नायक थे जिनके कारण पानीपत के युद्ध में उसको विजय प्राप्त हुई। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग का जिक्र आता है। हालांकि 1519 में भी बाबर ने जिक्र किया है कि हमने तोपों का प्रयोग किया, लेकिन भारत में सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई में ये सरमान है कि उसने किया था। बाबर ने कई सारे युद्ध लड़े, जिसमें पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर का युद्ध था। यह क्रम से युद्ध है, कई बार इसका क्रम भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है। ध्यान दीजिए, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। जिहाद की घोषणा कई बार प्रश्न पूछता है किस युद्ध में आया, तो खानवा का युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1727 में बाबर और राणा सांगा, यही राणा सांगा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने बाबर को निमंत्रण दिया था, लेकिन राणा सांगा ने किससे इसका युद्ध होता है। खानवा के युद्ध 1527 में 17 मार्च को राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा पराजित होता है और इस समय गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। 1528 में चंदेरी के किले पर अधिकार कर लेता है बाबर, और इस समय चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें मेदिनी राय को वीरगति प्राप्त होती है, जो वहां का शासक था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, हालांकि ये मिलान करने में आता है, इसमें मैं ऑब्जेक्टिव में प्रयास करूंगा कि ये क्वेश्चन डाल दूं। 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य घग्गर का युद्ध होता है, जिसे घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अंतिम युद्ध था बाबर का भारत में, और इसमें बाबर की विजय हुई। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, मोहम्मद बाबर ने आत्मकथा लिखा है, और इसमें
इसने अपने जीवन की कई घटनाओं का विवरण किया है। तुज़ूक-ए बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है और ये कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि तुज़ूक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बताइए कि किस भाषा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुज़ूक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुज़ूक-ए बाबरी मूलतः तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का है ये कि तुज़ूक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। इसके बाद एक बाबरनामा में तुज़ूक-ए बाबरी में बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें एक विजयनगर है और एक मेवाड़ है। विजयनगर साम्राज्य हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में विजयनगर साम्राज्य को बड़े ब्रीफ में, बड़े विस्तार पूर्वक हमारे सिलेबस में सम्मिलित किया जाए। बाबर यह भी कहता है कि विजयनगर भारत का जो अगर सर्वश्रेष्ठ शासक की मैं बात करूं तो कृष्णदेवराय जो विजयनगर का शासक था वह भारत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में गिना जाता है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर की पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुंबईयान नामक एक नवीन पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसको आपको ध्यान पूर्वक याद करना है। रिसाल-ए-उसज जिसे खत-ए बाबरी भी कहा जाता है, यह भी बाबर की रचना है। बाबर निश्चित रूप से काफी योग्य था, न केवल कुशल सेनापति था बल्कि इतनी रचनाओं के कारण उसका एक साहित्य में भी अपना एक विशेष स्थान माना जाता है। खासकर भारतीय इतिहास को जाने, अगर हमको मुगल कालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना है तो बिना तुज़ूक-ए बाबरी और बाबर की अन्य रचनाओं को पढ़े यह इतिहास हम सही ढंग से जान नहीं पाते हैं। एक हाल ही बाबरी मस्जिद का जो विवाद रहा, यह भी ये जानिए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने किया था। ये बाबर के कई क्वेश्चन हैं जो बाबर से रिलेटेड थे और आपके टॉपिक यूनिट नंबर 1 के पहले टॉपिक से रिलेटेड है। यूनिट 1 के पहले टॉपिक से रिलेटेड है जो विभिन्न परीक्षाओं में, और बाबर से जो क्वेश्चन आते हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका इसमें आ जाए। और स्नातक स्तर के बच्चों को तो ये मालूम होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि इससे इतर आपके सिलेबस से कोई क्वेश्चन आ सकता है। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर से आए तो वो भी मैं प्रयास करूंगा कि ये कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों में उसको समेटा जाए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, SSC वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये इसका आंसर आपको बताना है। और जो मैंने अपने उसमें लिखा भी है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसको आपको सॉल्व करना है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पे भी कई सारे क्वेश्चन इसको डालूंगा, जिसमें आप उसकी तैयारी करिए। फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घग्गर का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ये क्रम से दिया गया है 26, 27, 28 और 29। यहाँ चंदेरी का युद्ध 1530 ये सुमेलित नहीं है, इसको आपको सही सुमेलित करना है। पाखा चाघा इसका कोड है, इसको आप याद कर सकते हैं। बाबर के 4 युद्धों का पूरा क्रम निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं इस परीक्षा में, नहीं तो भविष्य में किसी वनडे परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये आता है। इसके बाद तुज़ूक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, जैसे मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आप सभी जानते हैं कि यह तुर्की भाषा में तुज़ूक-ए बाबरी लिखा गया है। बाबर को ये एक अलग से क्वेश्चन है, बाबर के पूर्व जीवन से संबंधित है। बाबर को सर-ए-पुल नामक युद्ध में किसने पराजित किया था, तो ध्यान रखिए कि बाबर को फरगना छोड़ने पर मजबूर किया था शिवानी खां ने, और सर-ए-पुल नामक युद्ध में शिवानी खां ने ही बाबर को हराया था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, ये आपको अभी बताया गया है, इसका आंसर आपको स्वयं देना है 5वें प्रश्न का। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक नंबर 1 से रिलेटेड हैं और
और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं टॉपिक नंबर 1 से, ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंटिंग की है, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है विभिन्न परीक्षाओं में, और ये सब आपको कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं में और इस परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेंगे। तो इसको जल्द से जल्द तैयार करिए। टॉपिक 1 का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर टॉपिक 1 यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि हमारे हुमायूं और से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग फिर लेकर आएंगे। इसको पूरा आप लोग नोट कर लीजिए और सही ढंग से पढ़िए, और फिर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और जल्द से जल्द नए वीडियोस के साथ। ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और परीक्षा